पिछली बार काफी सारे लोग कंप्लेंट लिखवाने आ गए थे कि उन्हें काले जंगल की तरफ भूत दिखाई दिया है और इससे निपटने के लिए इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बोला कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो। मैं और मेरे ऑफिसर साथी केस की छानबीन कर ही रहे थे रात में, तभी कुछ भयानक घटनाएं घटती है हमारे साथ और आखिर में मेरे सामने आ जाता है एक बिना मुंडी का भूत जिसे देख के मेरी फट के चार हो जाती है। अब मेरे साथ इतना भयानक एक्सपीरियंस होने के बाद दूसरी सुबह मेरी आंख खुलती है सीधा हॉस्पिटल में और मैं अपने आप को पाता हूँ हॉस्पिटल के बेड पे। मेरे आजू बाजू दोनों साथी ऑफिसर्स बातें कर रहे थे जिसकी वजह से मेरी आंखें खुल जाती है और मैं उठ के बेड पे बैठ जाता हूँ और ये देख के वो बोलने लगते हैं, ओ मूसा भाई फाइनली तुम्हें होश आ ही गया, पिछले 2 दिन से बेहोश पड़े थे। ये सुन के मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ पे पहुंचा कैसे। लास्ट टाइम मैंने एक बुलेट राइडर को देखा था जिसकी मुंडी नहीं थी और मुझे मारने वाला था और वहाँ पे खड़े हुए दूसरे ऑफिसर से मैं पूछता हूँ कि आप तो मर गए थे, बुलेट के भूत ने आपको मार दिया था, हमने आपका खून भी झाड़ियों में लगा हुआ देखा था। तो ये सारी बातें सुन के वो ऑफिसर बोलने लगते हैं, तुमने जो देखा वो सब सच है, वहाँ पे सच में एक बुलेट का भूत है। तो फिर आप जिंदा कैसे है? उसने तो आपको मार दिया था। बात ऐसी है कि उस टाइम पे मैं विमल खा रहा था और जैसे ही वहाँ पे वो भूत आया उसने मुझे एक जोरदार मुक्का मारा, उसकी वजह से मेरे मुंह से निकली एक पिचकारी, मैं गिर गया झाड़ियों में और विमल गिर गया जमीन पे। तो जो तुमने देखा वो मेरा खून नहीं विमल था। बोलो जुबान केसरी। ये सुन के मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर दूसरे ऑफिसर मुझे बोलने लगते हैं कि काले जंगल के एरिया को अब टेम्पररी बंद करवा दिया गया है और ये केस भी अब क्लोज हो चुका है, जिसे सुन के मैं काफी दुखी हो गया था क्योंकि ये केस मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। फिर पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजारने और काफी सारे चेकअप करने के बाद ये लोग फाइनली मुझे घर पे आके छोड़ देते हैं और मुझे बोलने लगते हैं कि इंस्पेक्टर मूसा जो हुआ उस बात को भूल जाओ और अपनी सेहत पे ध्यान रखो। मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं तो पूरी कोशिश करूंगा और उसके बाद फिर वो लोग अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और मैं भी फिर अपने घर के अंदर पहुँच जाता हूँ। अब मैंने खाना पीना खाया और उसके बाद मैं सोने चला गया, लेकिन रात में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। पूरे 2 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, वो था बुलेट का भूत जो मैंने देखा था। वो मेरे आंखों के सामने बार बार आ रहा था और मैं सोच रहा था कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। ऑफिसर्स ने तो मुझे ये बताया था कि जैसे वो बुलेट का भूत मेरे सामने आया मैं बेहोश होकर गिर पड़ा था। वो बुलेट का भूत चाहे तो मुझे मार सकता था लेकिन उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, मतलब उसने मुझे किसी न किसी मकसद के लिए जिंदा छोड़ा है और वो मकसद अब मुझे पूरा करना ही था। अब मैं ये सब सोच रहा था तभी मुझे इतने में किचन से कुछ आवाज आने लगती है। मैं आवाज सुन के चौकन्ना हो गया था। मैं फटाफट अपने बेड से उठता हूँ और तुरंत भागते हुए अपने हॉल की तरफ पहुंच जाता हूँ और जैसे ही मैं किचन की तरफ एंटर करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है जलपरा और वो मुझे देख के बोलने लगता है, और बच्चे की हालचाल सत श्री अकाल। उसको यहाँ पे देख के मैं पूछने लगता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो मुझे बोलने लगता है, अरे बच्चे तू तो जानता है असल में मैं जलपरा हूँ और तू मुसीबत में रहे और मैं तेरे पास ना हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि बच्चे तू बहुत बड़ी मुसीबत में है, जो बात है पूरी मुझे बता दे, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। मैं उसे ठीक है बोलता हूँ और उसके बाद मैं उसे बुलेट के भूत की सारी कहानी बता देता हूँ। मैं उसे ये भी बता देता हूँ कि ये बुलेट का भूत कोई और नहीं बल्कि रमेश नाम का एक लड़का है जिसे 15 साल पहले बेरहमी से मार दिया गया था। जलपरा मेरी कहानी बड़े ध्यान से सुनता है और फिर बोलने लगता है, बच्चे ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन तू इस मैटर में इतना पर्सनली क्यों घुस रहा है? केस तो क्लोज हो चुका है। मैं उसे जवाब देता हूँ कि मैं रमेश को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। केस की फाइल भले ही बंद हो चुकी हो लेकिन मैं उसकी आत्मा को मुक्ति दिलवाना चाहता हूँ ताकि वो काले जंगल में ऐसे भटक के लोगों को परेशान ना करे। ये बातें सुन के जलपरा थोड़ा सीरियस हो जाता है और मुझे बोलने लगता है, बच्चे ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये मजबूत इरादों का खेल है। मैं उसे बोलता हूँ कि उसी मुक्ति के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो ठीक है, मैं तेरी मदद करूंगा। और फिर वो मुझे बोलता है कि तू ही है वो जो जाके अब रमेश को बचाने वाला है। मैं पूछता हूँ ये सब कैसे होगा, तो वो मुझे बोलने लगता है, बच्चे मैंने तेरे मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया है, पूछना मत वो कहाँ से आया। उस ऐप में जा और वही डेट सेट कर जिस दिन रमेश की मौत हुई थी और फिर उसके बाद शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दे। क्या कहा तुमने? छलांग लगा दूं? वो भी सबसे ऊंची बिल्डिंग पे? अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बच्चे सिर्फ यही एक तरीका है, भरोसा कर मुझ पे, दुनियाएं बदल जाएंगी, वक्त एक हो जाएगा। मुझे तो लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले जा रहा है। जाओ बच्चे अब जा, बचा ले उस रमेश को, तो कर सकता है। और इतना बोल के जलपरा मेरे सामने से गायब हो जाता है। तो अब बात साफ थी, अगर मुझे रमेश को इंसाफ दिलाना है और बुलेट का भूत बनने से रोकना है उसे, तो मुझे ये सब करना ही होगा। अब अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया था और मैं पूरी तरीके से तैयार था ये काम करने के लिए। मैं तैयार होकर रूम से बाहर निकला और जलपरा ने मुझे जो ऐप दिया था सबसे पहले मैं अपने फोन में उसको ओपन करता हूँ। फिर उसके बाद मैंने ऐप में वही टाइम और डेट को एंटर कर दिया था जिस दिन रमेश की मौत हुई थी। और टाइम और डेट एंटर होने के बाद बारी थी अब अगले स्टेप की। सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैं पहुंच जाता हूँ इस शहर की सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग पे, जो थी मेज बैंक बिल्डिंग, और इससे शहर की कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं हो सकती थी। जलपरे के सामने तो मैंने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी कि मैं रमेश को इंसाफ दिला के उसे बुलेट का भूत नहीं बनने दूंगा। और जब मैं सच में बिल्डिंग के किनारे पहुंच गया कूदने के लिए, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो भाई बहुत बड़ी बात है। क्या मुझे ये सच में करना चाहिए या फिर नहीं? मेरे दिमाग में 100 ख्याल चल रहे थे। तभी जलपरे की ऐप से एक आवाज आती है और एक टाइमर शुरू हो जाता है और जलपरे की उस ऐप में लिखा हुआ आ रहा था कि अभी जंप करो, अभी जंप करो, अभी जंप करो, मतलब जंप की वार्निंग दी जा रही थी। मैं बिल्डिंग के एकदम किनारे पे खड़ा हुआ था और बस मेरे दिमाग में सोच रहा था कि जंप करूं या फिर नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर रमेश को बचाना है तो ये जंप मुझे करनी ही पड़ेगी। और फिर उसके बाद मैं फाइनली बिल्डिंग से छलांग लगा ही देता हूँ। मैं बहुत ही तेज रफ्तार से बिल्डिंग से नीचे गिरा जा रहा था और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा भयानक एक्सपीरियंस था। 20 सेकंड तक लगातार नीचे गिरने के बाद मुझे लगा कि अब मैं नहीं बचने वाला। और तभी इतने में आसपास में आ जाता है मैजिकल स्मोक, जिसके अंदर मैं पूरी तरीके से कवर हो जाता हूँ। और मुझे तो लगा कि मैं जमीन को टच होने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं जमीन टच हुआ वो पिंक स्मोक ने मुझे कहीं और ही टेलीपोर्ट कर दिया था। और जैसे ही मेरी आंखें खुली मैं देखता हूँ कि आसपास का माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है, शहर बदल चुका है, वक्त बदल चुका है, टाइम बदल चुका है, जो देख के मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने
मोबाइल की डेट चेक की तो पता चला कि मैं सच में 15 साल पीछे आ चुका हूँ और जलपरे का जादू काम कर गया। मैं कंफ्यूज तो बहुत था, लेकिन अब जो मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ फटाफट मुझे वो काम करना था। मैं फटाफट भागता हूँ, सबसे पहले बिल्डिंग से नीचे उतरता हूँ। नीचे उतरने के बाद मैं देखता हूँ कि भाई शहर का तो नजारा ही पूरा चेंज है। वहाँ पे मुझे एक ऑटो वाला मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले मुझे अभी काले जंगल जाना चाहिए, क्योंकि आज ही रात को काले जंगल में रमेश की मौत होगी और वो फिर बुलेट का भूत बन जाएगा। तो मुझे किसी भी तरह इस हादसे को रोकना होगा। मैं तुरंत ऑटो के पास जाता हूँ और ऑटो के अंदर बैठ जाता हूँ। ऑटो वाले भैया को बोलता हूँ कि जल्दी से जल्दी मुझे काले जंगल ले चलो। अच्छा, वो पड़ोली के पास वाला जंगल ना, चलो चलते। अब मैं ऑटो में बैठ के काले जंगल की तरफ निकल पड़ा था और पूरे रास्ते बस मैं ये सोच रहा था कि मैं किस तरीके से रमेश को बचा सकता हूँ। और फिर फाइनली आधा घंटा सफर करने के बाद हम लोग काला जंगल पहुंच गए थे। मैं ऑटो वाले भैया को बोलता हूँ कि मेरी मंजिल आ गई है, आप साइड में गाड़ी रुका दीजिए। वो फिर गाड़ी रुका देते हैं और बोलते हैं कि लो साहब आप पहुंच गए। मैं ऑटो से उतर के इन्हें पैसे दे देता हूँ। थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इस टाइम तो पेटीएम अवेलेबल था ही नहीं, लेकिन फिर भी किसी तरह मैंने जुगाड़ से इनकी पेमेंट कर दी। और फाइनली अब मैं उस जगह पे खड़ा हुआ था जहाँ पे रमेश का मर्डर हुआ था। आज यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जिसे रोकने के लिए मैं आया हुआ था। अगर उस सब्जी वाले की बात मैं मानूं तो यहाँ पे शाम में कुछ लोग आएंगे पार्टी करने के लिए और इस जंगल में वो कूड़ा करकट फैलाएंगे। रमेश उन्हें रोकने की कोशिश करेगा और बिन फालतू मारा जाएगा। मैं सारा इंतजाम तो करके चाहा था, तो अब मुझे बस रात का इंतजार करना था। रात के अब बज चुके थे 10:30 और मैं इंतजार कर रहा था उन छपरियों का जो यहाँ पे आके पार्टी करने वाले थे। लेकिन मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता, बस कुछ मिनट बाद वो सारे के सारे छपरी आ जाते हैं अपनी गाड़ियों के साथ और वहाँ पे पार्टी करना शुरू कर देते हैं। दारू सुट्टा ड्रिंकिंग यहाँ पे सब चालू हो गई थी और वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे थे कि उन्हें देख के मुझे भी गुस्सा आने लग गया। चिप्स के पैकेट, प्लास्टिक के बोतल और ऐसी कई सारी चीजें वो इधर उधर फेंक रहे थे, जिसकी वजह से जंगल का एनवायरमेंट खराब होता है। मैंने सोचा कि इन लोगों को जाके मैं सबक सिखा दूं, लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पे रमेश पहुंच जाता है और फिर वही चीजें होती है जो उस फ्रूट वाले ने मुझे बताई थी। रमेश तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता है और उसके बाद वो उन लोगों को बोलने लगता है, अबे ओ छपरियो, ये जंगल क्या तुम्हारा बाप का है? माहौल अब बिगड़ता जा रहा था और फिर वही चीजें होना शुरू होती है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सारे के सारे गुंडे रमेश को चिढ़ाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। और मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि लड़ाई को रोक पाऊँ मैं। ये जंगल मेरा है क्योंकि तेरा बाप तो मैं ही हूँ। हाँ। और फिर देखते ही देखते रमेश और वो गुंडों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जो मैं नहीं चाहता था वही हो रहा था। देखते ही देखते वो गुंडे रमेश को ओवर पावर कर देते हैं और उसे जमीन पे गिरा देते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे मैं मौजूद था। ना ही मैं रमेश को मरने देने वाला था और ना ही मैं उसे बुलेट का भूत बनने देने वाला था। फिर उसके बाद उस गैंग का सबसे बड़ा मेंबर जमील भाई अपनी थार की तरफ जाता है और अपनी थार में से खड़ा सब्बल यानी सबसे भयानक हथियार निकालता है और फिर वो रमेश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही रमेश के पास पहुंचता है तो वो बोलने लगता है, आज पता चले यहाँ जंगल किसके बाप का है। आज इसी जंगल में इसे वहीं पर रुक जाओ। अबे किसकी हिम्मत हुई है यहाँ पे जमील भाई को रोकने के लिए? जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है मैं तुरंत उसकी तरफ भागते हुए जाता हूँ और वो देख के मुझे हैरान हो जाता है। मैं उसे सीधा घसीटना शुरू कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा भी ताकतवर था। उसने मेरे अटैक को काउंटर किया और मुझे 2-3 बुक्कियां मार दी है। मैं जो भी उस पर वार करने की कोशिश कर रहा था वो उसे आराम से डॉज कर ले रहा था और उसने मेरी गच्ची पकड़ ली थी। लेकिन सही मौका देख के मैंने इसे जोरदार बुक्का मारा, लेकिन मेरे अगले अटैक को उसने फिर से डॉज कर दिया और फिर उसने मुझे दूर ढकेल दिया। अबे तू है कौन? तो जवाब में मैं उसे बोलता हूँ कि मैं हूँ तेरी मौत और इतना बोल के मैं उसे एक जोरदार ड्रॉप किक मार देता हूँ। वो बंदा पूरा 360 डिग्री हवा में घूम जाता है और जमीन पे बहुत बुरी तरीके से जाके गिरता है। ये देख के उसके बाकी के मेंबर्स भड़क जाते हैं और बोलने लगते हैं, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं हम चिंदी साले। ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो मैं फटाक से हवा में जंप लगा देता हूँ और अब बारी थी इस वाले छपरी की मार खाने की। और फिनोमिनल फोरआर्म देने के बाद वो छपरी पूरी तरीके से नॉकआउट हो गया था। लेकिन उनका अगला बंदा जो कि बशीर भाई था वो बहुत गुस्से में आ गया था और वो मुझे बोलने लगता है, अबे साले तू हमको मारेगा, इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी तो। वो भागते हुए मेरी तरफ आता है लेकिन मैं उसे दे देता हूँ एक्सपायर और वो इतनी जोर से ग्राउंड पे गिरता है कि मुझे उसकी हड्डी टूटने की आवाज आती है। लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं उसे पकड़ता हूँ और उसके हाथ पैर पे चटका देता हूँ और आखिरी वाला बंदा तो बेचारा इतना डर गया कि वो मेरे पे हमला ही नहीं कर पाया, तो मैंने उसके ऊपर कर दिया। बहुत सारे सुपर पंच देने के बाद मैंने इसके चेहरे पे जोरदार बुक्की मारी, फिर पीठ पे जोरदार बुक्की मारी और वो सीधा बेचारा जमीन पे जा गिरा। मुझे लगा मैंने इन सबको निपटा दिया था, लेकिन पता नहीं अचानक से कैसे जमील भाई फिर से उठ खड़ा होता है और मुझे मारना शुरू कर देता है। इस बार मैं उसके सारे अटैक्स को काउंटर किए जा रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा लेकिन वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल था। जमील भाई से पंगा कर दूंगा नंगा। काफी मजबूती से मेरी उसने गर्दन पकड़ रखी थी, लेकिन किसी तरह मैं अपनी गर्दन को छुड़ा लेता हूँ और उसको मारना शुरू कर देता हूँ और आखिरकार मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी थी और मैंने उसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, वो भी उसी की गाड़ी के सामने। इन सारे छपरियों का किस्सा अब खत्म हो चुका था। अब ये छपरी किसी भी रमेश को परेशान नहीं कर पाएंगे। मैंने सबको चेक किया कि सबको मैंने ठिकाने लगाया या फिर नहीं और फिर उसके बाद मैं रमेश को देखता हूँ जो कि धीरे धीरे होश में आ रहा था। अब इससे पहले कि रमेश होश में आ जाता और मुझे देख लेता, मैंने सोचा कि यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। थोड़ी देर के बाद रमेश उठ खड़ा होता है और सारे के सारे गुंडों को जमीन पे मरा हुआ देख के वो सोचने लगता है कि ये सब क्या हुआ। तभी उसे एक आवाज आती है, बेटा मैंने कहा था ना मैं तेरी हिफाजत हमेशा करूंगा, तू इस जंगल की हिफाजत कर बेटा, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। तो ये सुन के रमेश बोलने लगता है, ओए मतलब ये सच है, मेरे पापा जी ने मुझे बचाया है, उन्होंने सही कहा था जंगल हमेशा तेरे साथ रहेगा। अब दूर खड़े होकर मैं रमेश को देख रहा था और उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि इन गुंडों को मैंने ठिकाने लगाया है और पापा की आवाज भी मैं ही निकाल रहा था। मेरा तो मन हो रहा था कि मैं उससे एक बार मिल के आऊं, लेकिन जलपरे ने मना किया था उससे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। मैं इतना तो जान चुका हूँ, मेरे पापा मरे नहीं है, वो आज भी इस जंगल के साथ जिंदा है। छपरी लोगों ये बात जान लेना, मेरे से पंगा लेने से पहले इस जंगल का रखवाला
मैं हूँ द रमेश। फाइनली अब रमेश बच गया था और मैं यहाँ पे जो काम करने आया था वो पूरा हुआ। मेरे वापस जाने का अब टाइम हो रहा था तो मैं भी अपने वक्त के लिए निकल पड़ता हूँ। एक और बार टाइम जंप करने के बाद मैं अपने वक्त में वापस आ गया था। मैं सबसे पहले तो अपना फोन खोल के चेक करता हूँ और जैसे ही मैं अक्टूबर 2023 की डेट देखता हूँ तो मेरी जान में जान आती है और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं भाई इतना बड़ा काम करके आ गया। फिर बिल्डिंग से नीचे उतर के मैं ऑटो वाले भैया को बोलता हूँ कि जल्दी से मुझे काला जंगल छोड़ दीजिए। ठीक है साहेब, बैठ जाओ। मैं ऑटो में बैठ जाता हूँ और भैया बोलने लगते हैं, साहेब क्या हम पहले भी कभी मिले? नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो आपको पहली बार दिख रहा हूँ, चलो चले। मैं काला जंगल अभी इस उम्मीद में जा रहा था कि मैंने जो काम किया वो सक्सेसफुल हो गया होगा और बुलेट की बूथ जैसी अब कोई चीज नहीं होंगी वहाँ पे। साहेब आपको मैंने कहीं ना कहीं तो देखा हूँ। अब इन भैया को मैं कैसे बताऊं कि 15 साल पहले भी मैंने इनका ऑटो लिया था। अब हम पड़ोली के काले जंगल में पहुंच गए थे और मैं उसी फ्रूट सेलर के सामने अपने ऑटो को रुकवाता हूँ जिसने मुझे रमेश की सारी बैक स्टोरी बताई थी। लो साहेब, पहुँच गए हम। एक बार फिर से मुझे यहाँ पे छोड़ने के लिए शुक्रिया भैया। क्या कहा फिर से? लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। फिर ऑटो से उतर के मैं वेजिटेबल सेलर के पास जाता हूँ और उससे पूछने लगता हूँ कि भाई रमेश का क्या हुआ। तो वो मुझे बोलने लगता है, रमेश यहाँ तो बहुत रमेश है, आपको कौन सा रमेश चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आप रमेश को जानते हैं, वो बुलेट का भूत और जो किससे हो रहे? लगता है जनाब आप सटिया गए हो, जरा अपने दिमाग का इलाज कराइए। और जब हमारी बातें चल रही थी तभी मैं एक चीज देख के बहुत खुश हो जाता हूँ। रमेश अपनी बुलेट पे आया था, उसका सर सही सलामत था और अब वो सिर्फ रमेश था, ना कि कोई बुलेट वाला भूत। ओए भाई 5 किलो पपीते दे देना। उसे सही सलामत देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। और रमेश भाई कैसे है आप? ओए कुछ नहीं, बस अपने जंगल की हिफाजत कर रहा हूँ। अब मैं रमेश को घूरे जा रहा था क्योंकि भाई जो बंदा कल तक भूत था वो अच्छा खासा इंसान बन चुका है, तो वो मेरी तरफ पलट के बोलने लगता है, ओ भाई साहब आप मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो? कभी इंसान नहीं देखा क्या? अब मैं उसे जवाब भी कहता था कि कल तक तो कटी मुंडी का भूत था। तब इतने में रमेश की नजर जाती है जंगल के एक हिस्से की तरफ जहाँ पे कुछ लोग पार्टी करने आए थे। ये लोग वैसे तो कचरा फैला ही रहे थे लेकिन ये साथ ही साथ में गुटखा खा खा के हर जगह थूक रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा खराब हो रहा था। ये देख के रमेश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो रमेश भागते भागते उन लोगों के पास जाता है और उन्हें बोलने लगता है, अबे ओ छपरी लोगो, तेरे बालों में पान थूका है इसका मतलब ये नहीं तू जंगल में पान थूकेगा। ये जंगल मेरे पापा जी का है, मैं इसकी हिफाजत करते रहूंगा। अब मैं खड़े खड़े तमाशा देख रहा था लेकिन तभी वहाँ पे कुछ ऐसा होता है। हाँ क्या क्या है? रमेश नहीं नहीं ऐसा मत करो रमेश, रुक जा रमेश। देखते ही देखते उस बंदे ने कट्टा निकाला और रमेश को गोली मार दी। 15 साल के बाद ही लेकिन रमेश फिर से मारा गया और जिस बात का डर था मुझे वही हुआ। और आज से पहले इतना बड़ा पोपट मेरा पहले कभी नहीं हुआ था। छपरी लोग, तो इसी के साथ आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पे एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।